माय नेम इज़ धैर्य सारस्वत एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सॉल्यूशन सीरीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CPT2 के सॉल्यूशंस के बारे में, स्पेशली फॉर फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी f passes through a Quincke tube adjusted for a maximum intensity of IM. What should be the length to which the tube should be moved to reduce the intensity to 50% of the original intensity? यानी पहले उसके पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आ रही है। ये भी हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आती है, अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो ये 4I0 के बराबर निकल के आती है। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर इसे 50% से रिड्यूस करना है, यानी मुझे I रिक्वायर्ड जो है दैट इज़ 2I0। तो 2I0 होने के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस शुड बी I0 प्लस I0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I0 इंटू cos फाई। यहाँ से अगर आप cos फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो cos फाई यहाँ से निकल के आएगा π/2। अगर मुझे π/2 का फेज डिफरेंस लेके आना है तो मुझे पाथ डिफरेंस जो मुझे लाना पड़ेगा वो मुझे λ/4 का लाना पड़ेगा। और λ/4 का पाथ डिफरेंस लाने के लिए मुझे क्विंक्स ट्यूब को जो शिफ्ट करना पड़ता है, अगर मैं क्विंक्स ट्यूब को x डिस्टेंस से शिफ्ट करता हूँ तो पाथ डिफरेंस आता है 2x का। तो अगर मुझे λ/4 का पाथ डिफरेंस लाना है तो मुझे शिफ्ट ऑफ पाथ या शिफ्ट ऑफ क्विंक्स ट्यूब वो मुझे λ/8 से करना पड़ेगा। λ/8 इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज v/8f। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको उससे आधे से उसको शिफ्ट करना पड़ेगा क्विंक्स ट्यूब के केस में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द फिगर शोज t = 0 सेकेंड्स पे दो आपको वेव्स दी गई है। एक वेव फॉर्म ये है, एक वेव फॉर्म ये है। दिस इज अ स्क्वायर शेप्ड वेव फॉर्म, दिस इज अ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। इन दोनों को सुपर इम्पोज कराया गया है। दोनों एक दूसरे की तरफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं। जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो इनके एम्पलीट्यूड्स सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। इनके एम्पलीट्यूड्स विल गेट एडेड ऑन। ये हमें पता है y = y1 + y2 आता है इन केस ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमें सिर्फ सही ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ये देखें तो दिस इज अ रॉन्ग ग्राफ। ये इसके ऊपर कोऑर्डिनेट को बढ़ाने का काम करेगा। स्क्वायर वेव के ऊपर दूसरी वेव को जब आप सुपर इम्पोज करेंगे तो ये वाला ऑर्डिनेट उसका इंक्रीज हो जाएगा। कैलकुलेशन से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वेव ने कितना आगे ट्रैवल किया होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 2 सेकेंड बाद में कहाँ पर आ गई होगी। तो 2 सेकेंड बाद में इस वेव ने 1 सेंटीमीटर चला होगा, इस वेव ने 1 सेंटीमीटर चला होगा। दोनों का ये सेंट्रल पोर्शन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होगा एंड द रिजल्टिंग ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, a non-planar loop of conducting wire carrying a current I is placed as shown in the figure. Each of the straight sections of the loop is of length 2a. सारी लेंथ आपको 2a बताई गई है। The magnetic field due to this loop at the point a, 0, और a, यानी कि x में आपको a डिस्टेंस जाना है, y आपका 0 ही रहेगा, z में आपको a डिस्टेंस ऊपर आना है। मतलब यहाँ पर कहीं पर आप आ गए हैं इस पॉइंट पर। उस पॉइंट पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। नेट मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए ये सारे के सारे स्ट्रेट वायर के सेक्शंस हैं। स्ट्रेट वायर के सेक्शंस के हिसाब से हर एक का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर में अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में कुछ आएगा, इसमें ऐसे नीचे कुछ आएगा। सबके कारण आपको लिख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी μ0 × I/4πr × sin θ1 प्लस sin θ2। सबके लिए आपको sin θ1 sin θ2 कैलकुलेट करना होगा। ज़्यादातर के लिए आपको ये 45 डिग्री के आसपास ही मिल के आएगा। हर एक जगह से अगर आप एंगल निकालेंगे 45 निकल के आएंगे। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाएगा बट यू कैन ईजिली कैलकुलेट। बहुत सारे आपके फैक्टर्स कट जाएंगे। मेरे ख्याल से शायद जे कैप वाले भी सारे फैक्टर आपके कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आई कैप और की कैप में कॉम्पोनेंट्स निकल के आएंगे। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 4. A rod of length L having uniformly distributed charge Q is rotated about one end with a constant frequency f. यानी एक ऐसे आपको रॉड दी गई है, इसको एक पर्टिकुलर एंड के अराउंड किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से f से घुमा दिया गया है। यहाँ पर ओमेगा जो है दिस इज 2πf। ये फ्रीक्वेंसी आपको 2πf वाली फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। What will be its magnetic moment? मैग्नेटिक मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है।
मैग्नेटिक मोमेंट देखिए हम जानते हैं ये NIA के बराबर आता है, N इसमें नंबर ऑफ लूप्स 1 ही है, तो करंट इनटू एरिया कितना निकल के आएगा इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। करंट निकालने के लिए देखिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पर बोल रखा है इसका चार्ज है Q और इसकी लेंथ है L। तो इसकी चार्ज डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू Q पर यूनिट लेंथ। तो अगर यहाँ से मैं किसी x डिस्टेंस पर एक dx स्ट्रिप काटूँ तो इसके लिए जो चार्ज निकल के आएगा छोटा सा dq चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx। लैम्डा हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है। एक बार मेरे पास चार्ज आ गया तो इस छोटे से लूप के कारण क्या करंट निकल के आएगा ये भी आप निकाल सकते हैं। सो करंट एज वी नो इज इक्वल्स टू dq बाई dt। कितने टाइम में ये घूम के वापस आ जाएगी वो हम फ्रीक्वेंसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी इंटू dq भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जैसे ही करंट आ गया इस फॉर्म में, तो यानी करंट को मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इंटू dx। एक बार आपके पास में करंट आ गया उसके बाद में आपको सिंपली इसको मैग्नेटिक मोमेंट से एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका निकल के आएगा दिस विल बी एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर इंटू करंट हो जाएगा F इंटू लेमडा इंटू dx। ये इस छोटे से पोर्शन का मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आया है। अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद प्रॉपर लिमिट्स। 0 टू L इसकी लिमिट जाएगी और ये जो आपका रेडियस आएगा, रेडियस यहाँ पर x के टर्म में चल रहा है, पाई x स्क्वायर इंटू dx। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा। तो इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी x³ बाई 3 से ये वैल्यू निकल के आएगी पाई f L स्क्वायर बाई 3। लेमडा जो है, लेमडा को उन्होंने L³ बाई 3, लेमडा को Q बाई L से सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो आपका फाइनल आंसर इस तरह से कुछ निकल के आएगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Question number 5. A 4 kg particle is moving along the x-axis under the action of the force का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है at t equal to 2 seconds. The particle passes through the origin. t equal to 2 सेकेंड पर तो पार्टिकल ओरिजिन से पास हो रहा है। ये x equal to 0 वाली पोजीशन है at t equal to 2 and it's at t equal to 10 seconds. t equal to 10 seconds पर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर आ गया है। t equals to 10 सेकेंड्स पर इसकी वेलोसिटी हमको दे दी गई है 4√2 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक, द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मोशन इज, एम्पलीट्यूड हमको निकालना है। तो देखिए दो कंडीशंस आपको दी गई है। एक x इक्वल टू 0 पर आपको बताया गया है कि पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर था। अगर ये पार्टिकल यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर था तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका 0 आया होगा क्योंकि फोर्स उस इंस्टेंस पर 0 है। लेकिन टाइम का कैलकुलेशन 2 सेकंड से चालू नहीं हुआ है, टाइम का कैलकुलेशन और पहले से चालू हुआ है। मतलब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और से शुरू किया गया है, यहाँ से कहीं से उस पार्टिकल को मोशन स्टार्ट किया गया होगा। तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ कहीं पर रहा होगा, यहाँ से कहीं से इसका मोशन स्टार्ट किया गया होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इसकी जनरल इक्वेशन लिखें तो x आपके पास निकल के आएगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई, a साइन ओमेगा t प्लस फाई के बराबर। यहाँ से अगर आप देखें तो ओमेगा जनरली हम SHM में लिखते हैं अंडर रूट ऑफ k बाय m। और इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखें तो हमारे पास फोर्स जो दे रखा है दैट इज माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू एक्स। तो ये f इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाला फॉर्म बन रहा है जिसमें ये वाली टर्म जो है ये k का काम कर रही है। तो k कैन बी रिटन एज पाई स्क्वायर बाय 16। इससे अगर मैं ओमेगा निकालने की कोशिश करूं तो ओमेगा मेरे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू मास मुझे दे रखा है 4 kg के बराबर। तो 16 4 64 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा पाई बाय 8। तो ओमेगा आपके पास आ चुका है पाई बाय 8 रेडियंस पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मुझे भी पता है कि x इक्वल्स टू 0 वाली लोकेशन पर ये आया है। तो आई कैन राइट इट एज 0 इक्वल्स टू a साइन पाई बाय 8 इंटू टी प्लस फाई के बराबर। ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर निकल के आएगी। सो पाई बाय 8 इंटू 2 सेकेंड्स प्लस फाई दैट इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाई की वैल्यू आ चुकी है -π/4। एक बार आपके पास में फाई का वैल्यू आ गया है तो मैं वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन निकल के आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। इसमें आपको ओमेगा पता है, ये ओमेगा पता है, एम्पलीट्यूड आपको नहीं पता है, लेकिन वेलोसिटी आपको पता है। इस एक्सप्रेशन में आप रख के अगर वैल्यू निकालेंगे सो 4/√2 a इंटू ओमेगा, ओमेगा था हमारे पास में π/8 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t हमारे पास हो जाएगा 10π/8 माइनस π/4। तो यहाँ पे आपके पास में एम्पलीट्यूड एकमात्र वेरिएबल बचा है। एम्पलीट्यूड आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 32√2/10। सो ऑप्शन ए 32√2/π। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 6. A horizontal rod of mass m and length L is pivoted at one end. The other end of the rod is supported by a spring of force constant K as shown in the figure. The rod is displaced by a small angle theta. This is theta from its original equilibrium position, horizontal equilibrium position and released. यहाँ से इसको ऐसे रिलीज किया गया है और ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगी. The angular frequency of the subsequent simple harmonic motion is. देखिए यहाँ पर ये रॉड हिंज थी, इसको यहाँ से स्प्रिंग लगा के इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ये डिस्प्लेसमेंट है थीटा। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये लेंथ एल है, तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी एल इंटू थीटा के बराबर। इतना इसका एक्सटेंशन हुआ होगा। अगर आप रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करें तो देखिए इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा और एक स्प्रिंग का फोर्स भी लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल टॉर्क जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल टॉर्क जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, वो लगातार उतने ही वैल्यू पर लगता रहेगा। लेकिन ये स्प्रिंग का जो टॉर्क निकल के आ रहा है, यही इसको बार बार कुछ ना कुछ रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहा है। देखिए ग्रेविटेशनल टॉर्क की अगर आप बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल टॉर्क तो हर इंस्टेंस पर क्लॉकवाइज ही लग रहा है, लेकिन यही स्प्रिंग का टॉर्क जो है ये एक बार क्लॉकवाइज है, अगली बार एंटी क्लॉकवाइज है, फिर क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो रिस्टोर करने का काम, अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने का काम सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग का है। तो हम सिर्फ रीस्टोरिंग टॉर्क के टर्म में इसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। रीस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमारे पास में के इंटू एक्स इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हो जाएगा लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू आई इज अबाउट हिंज, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। इस एक्स को भी हम एल और थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये निकल के आएगा के एल स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा आपके पास में निकल के आएगा 3k इंटू थीटा डिवाइडेड बाय एम। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है यही आपका ओमेगा स्क्वायर का काम कर रही है। तो बेसिकली मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ओमेगा निकल के आएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 3k बाय एम। ओमेगा विल बी अंडर रूट 3k बाय एम। आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 7. The radius of circular ring is changing with time and the coil is placed in uniform magnetic field perpendicular to its plane. The variation of radius r with time is as shown in the figure. The induced EMF E with time will be best represented by. तो देखिए induced EMF E जो निकल के आएगा that is equals to minus of d phi by dt. फाई चेंज होने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या एरिया चेंज हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने पहले ही बता रखा है कि ये तो इनके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो b डॉट ए लिखें या b इंटू ए लिखें, बात सेम है। तो b को आप बाहर ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट ही है तो ये आ जाएगा dA बाई dt के बराबर। एरिया चेंज होने की रेट पाई आर स्क्वायर करके अगर आप पुट करके निकालेंगे तो ये आएगी 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी ना भूलें अक्सर गड़बड़ होती है इसके अंदर। तो माइनस बी इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अब अगर आप इतने जोन में देखें तो डी आर बाई डी टी यहाँ पर तो कांस्टेंट है, तो डी आर बाई डी टी विल बी 0, यानी इतनी रीजन में EMF 0 निकल के आएगा। यानी आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये तो एलिमिनेट ही हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पॉसिबल है। उसी तरह अगर आप इस वाले जोन में भी देखें तो भी ये 0 है। अगेन ऑप्शन ए ऑप्शन बी में पॉसिबल है, बाकी दोनों में पॉसिबल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो डी आर बाई डी टी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसके अलावा आर लगातार इंक्रीज कर रहा है।
तो dr/dt तो कांस्टेंट है, लेकिन r लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो EMF भी लगातार इंक्रीज करेगा, जो दोनों ही ग्राफ्स में हो रहा है। सिर्फ एक ही बात का फर्क है, अगर आप इस पॉइंट पर बात करेंगे तो r इंटू dr/dt विल बी अ नॉन जीरो वैल्यू। यहाँ पर स्लोप भी नॉन जीरो है, रेडियस भी नॉन जीरो है, तो इसलिए ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन जो है वही बचेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी इन एन इंडक्टर with time in series LR circuit getting charged by battery of EMF E is best represented by। देखिए वो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी ये क्या हो गया? दिस इज योर पावर ऑफ इंडक्टर इज du/dt। और पावर के लिए आप जानते हैं कि ग्राफ जो निकल के आता है ये इस तरीके से निकल के आता है। t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर भी ये ग्राफ जीरो होता है, और t टेंडिंग टू जीरो पर भी ये ग्राफ जीरो होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, टू गेट आउटपुट 1 at R for the given logic gate the circuit input values must be। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जनरली बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक एक करके सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, फटाफट से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर सर्किट में चेक करेंगे तो ऑप्शन सी x = 1 y = 0 अगर आप पुट करके चेक करेंगे तो आपको R पे जो आउटपुट मिल रहा होगा वो 1 मिल जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो बाकी सारे ऑप्शंस में ये 0 बन रहा होगा। जैसे आप कोई सा भी ऑप्शन चेक करने की कोशिश करें, 0 और 1 को अगर आप चेक करें, 0 और 1 को आप चेक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 0 का आएगा 1, 1 का आएगा 1, तो 1 1 का और गेट वापस मुझे 1 दे देगा, तो P पर मेरे पास आउटपुट आया 1। यहाँ से अगर आप चेक करें तो x भेज रहा है 0, y भेज रहा है अगेन 0, 1 का 0 कर देगा, 0 0 का एंड गेट 0 भेजेगा, और 0 और 1 का मेरे पास में यहाँ पर आउटपुट निकल के आएगा 0। तो 0 और 1 का P और एंड गेट और गेट मेरा कर देता 1, नॉट गेट उसको उल्टा कर देगा, इसलिए मेरा आउटपुट 0 निकल के आएगा। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप बाकी सारे भी चेक करेंगे तो बाकी सब में 0 निकल के आ रहा होगा, सिर्फ ऑप्शन सी में ही ये वैल्यू 1 निकल के आएगी। क्वेश्चन 10, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग x डायरेक्शन इन वैक्यूम इज। आपको एक ई वेक्टर दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है, लेकिन वेव का प्रोपोगेशन प्लस x डायरेक्शन में हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट द मोमेंट t = 0 इज। t = 0 पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो देखिए एक रिलेशन हमें पता है कि E = C × B के बराबर होता है, तो B की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ E/C के बराबर। एक चीज़ हमें और पता है, क्योंकि यहाँ पे हमें μ0 और ε0 के टर्म्स में दिया गया है, तो मैं स्पीड ऑफ लाइट को 1/√μ0 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा √μ0 ε0। तो उस लॉजिक से मेरे दो ऑप्शन तो ये एलिमिनेट हो गए, सी और डी। ए और बी बचा। ए और बी में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन वाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है और प्रोपोगेशन प्लस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस में होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, अ रेलवे कार has an artillery gun installed on it and contains the shells for firing. The combined mass of the system excluding the shell is capital M। इसका मास आपको दे रखा है। यहाँ पर एक कुछ बैरल गन दी गई है, इसके अंदर आपके पास एक कोई शेल है। इस शेल को जब फायर किया जाता है तो u वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट रहती है। इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ v0 थी। द बैरल ऑफ द गन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से बताया गया है कि अल्फा है। A shell of mass small m leaves the barrel at a speed of u relative to initial state of the barrel in the forward direction। बैरल के रिस्पेक्ट में इसके पास में u स्पीड आती है। The speed of the flat car so that it may stop after firing। इसके बाद में वेलोसिटी 0 हो जाए, ऐसी स्पीड हमको निकालनी है। ये v0 इस तरह से हो ताकि बाद में ये रेस्ट पर आ जाए, ये कार्ट जो है ये रेस्ट पर आ जाए, ऐसा हमको निकालना है। तो x डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे, x डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स निकल के नहीं आएगा, x डायरेक्शन में मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। लेकिन y डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इम्पल्स इसमें y डायरेक्शन पे भी आया है, तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं है। यहाँ से कुछ ना कुछ नॉर्मल लगा के मोमेंटम कंजर्वेशन वॉइड हो गया है, यहाँ से कुछ ना कुछ नॉर्मल आ गया है। लेकिन x डायरेक्शन में
मोमेंटम कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम की अगर आप बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट। दिस शुड बी इक्वल टू, बाद में जो इस शेल का मोमेंटम बचेगा बस वही बचेगा। शेल के पास में मोमेंटम क्या बचेगा, इसके पास में u स्पीड आई है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, लेकिन कार्ट खुद रेस्ट पर आ गई है। कार्ट अगर खुद रेस्ट पर आ गई है तो इसके पास में जो भी स्पीड बचेगी ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी यही रहेगी। और इस u का कॉस कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉस अल्फा ऐसा निकल के आएगा। तो v नॉट की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, दिस विल बी m इंटू यू कॉस ऑफ अल्फा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो चुकी है। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी है, इसलिए ये वेलोसिटी इसको मैंने डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी, तब भी मुझे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ बचती तो फिर हमको उसको इस वेलोसिटी के साथ में ऐड करना पड़ता, क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी थी। तो ऑल्दो क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी बोली गई थी, लेकिन क्योंकि कार्ट वापस रेस्ट पर आ गई है इसलिए उसकी हमको कुछ खास ज़रूरत पड़ी नहीं। तो अगर आप यहाँ से ऑप्शंस देखेंगे तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Question 12. A bullet of mass small m strikes a block of capital M connected to a light spring of stiffness K with a speed V0. If the bullet gets embedded into the block, the maximum compression in the spring is. देखिए पहले क्या होगा, ये V0 वेलोसिटी से इसके अंदर जाकर एम्बेड होगा, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज होगी। अगेन इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहा होगा, क्योंकि ये कोलिजन का केस है। तो स्मॉल m इंटू वी नॉट दैट इज़ योर इनिशियल मोमेंटम, दैट शुड बी इक्वल टू, वो उसके अंदर एम्बेड हो गई है, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी। तो नई वेलोसिटी v जो निकल के आएगी वो स्मॉल m इंटू वी नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इतनी निकल के आएगी। ये वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली। मुझसे पूछा गया है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना होगा, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है दिस शुड बी इक्वल टू हाफ kx²। ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दिस हाफ एंड दिस हाफ विल कैंसिल आउट। x हमारे पास में निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन k इंटू v² हमारे पास में है m इंटू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास आएगा m वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m की पावर 1/2, ये आएगा x। सो अगर आप यहाँ से ऑप्शंस कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। Question 13. Two particles of equal masses m are projected from the ground with speed v1 and v2 at an angle θ1 and θ2. θ1 and θ2 दोनों ही 180 डिग्री नहीं है। The center of mass of the two particles देखिए क्या होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रही है वही लग रही है इनके ऊपर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं भी मेजरली मूव नहीं कर रहा होगा। जो इनका ओरिजिनली रहा होगा वैसा ही कुछ इनका बाद में भी रहा होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में v1 और v2 की स्पीड क्या है, इसके बेसिस पे अलग अलग कंडीशंस आ सकती हैं। तो इट कैन मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव होने के चांस नहीं है। पैराबोलिक वगैरह आने के भी जनरली इसमें चांस नहीं निकल के आएंगे, क्योंकि इसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे v1 cos θ1 v2 cos θ2 उसके हिसाब से, तो ये एक दूसरे को अप्रोच या सेपरेट होने की कंडीशन जो भी इनकी निकल के आएगी वो पैराबोलिक नहीं निकल के आएगी। तो ऑप्शन बी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होना तो इनका पॉसिबल है सेंटर ऑफ मास का, बाकी किसी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 14. द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी E is lambda. How much extra energy must be given to this particle so that the de Broglie wavelength reduces to 75% of the initial value. तो देखिए जो लैम्डा हमको दिया गया है, लैम्डा होता है अपने पास में h/mv। इसी को मैं अगर एनर्जी के टर्म में लिखूं तो ये आएगा h/√2m काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of एनर्जी। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिड्यूसेस टू 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 3/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू हो गई है। तो λ1 by λ2 जो है दिस इज बेसिकली 4/3 एंड दिस इज
अंडर रूट ऑफ E2 बाय E1। तो यहाँ से मुझे E2 की वैल्यू मिल जाएगी, E2 इज इक्वल्स टू 16/9 टाइम्स ऑफ E1। अगर मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देनी पड़ी, मुझे ये निकालना है, डेल्टा T हो जाएगा E2 माइनस E1 के बराबर। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे 16/9 माइनस 1, सो दैट विल बी 7/9 टाइम्स ऑफ E1। तो 7/9 E1 इतनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Question 15, let K1 and K2 be the maximum kinetic energies of photoelectrons emitted when two monochromatic beams of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively are incident on a metallic surface. If lambda 1 is equals to thrice of lambda 2, then lambda 1 is thrice of lambda 2. इसके हिसाब से अगर आप देखें तो दोनों का इक्वेशंस लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या क्या निकल के आएगा। K1 जो आएगा दिस विल बी hc बाय लैम्डा 1 माइनस 5, और K2 जो आएगा दिस विल बी hc बाय लैम्डा 2, लेकिन लैम्डा 2 को मैं लैम्डा 1 बाय 3 लिख सकता हूँ माइनस 5, ऐसा कुछ निकल के आएगा। इन दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है और K1 और K2 में रिलेशन बताना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इससे अगर डिवाइड माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा K2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ K1, दिस शुड बी इक्वल टू, ये टर्म तो पूरी की पूरी कैंसिल ही हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पर बचेगा माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 3 5, तो K2 माइनस 3 K1, ये मेरे पास में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही है, 2 5 के बराबर आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि K2 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स K1, K2 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स K1, या K2 जो है K2 बाई 3 इज ग्रेटर देन K1, K2 by 3 is greater than K1. So your option B is the correct answer. Question 16. Inner and outer radii of the spool are small r and capital R respectively. A thread is wound over its inner surface. इस surface के ऊपर एक thread बांध दिया गया है and placed over a rough horizontal surface. The thread is pulled by a force capital F as shown in the figure. Then in case of pure rolling, थ्रेड अनवाइंड्स, स्पूल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज या फ्रिक्शन एक्ट्स लिक्सवर्ड्स। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें बतानी है, थ्रेड अनवाइंड होगा या वाइंड होगा। वाइंड या अनवाइंड होने का मतलब थ्रेड ओपन अप होता जा रहा है या और चढ़ता जा रहा है उसके ऊपर। स्पूल किस तरफ रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट कर रहा है। तो देखिए ये जो फोर्स लग रहा है इसके कारण क्या होगा, इसके पास में एक एक्सेलरेशन निकल के आएगा आगे की तरफ, आगे उसको जाना ही पड़ेगा, ये फोर्स उसको आगे की तरफ धक्का मारेगा ही मारेगा। तो एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ निकल के आएगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ आना पड़ेगा। और क्योंकि क्वेश्चन में हमको पहले ही बोल दिया गया है कि प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ जीरो है। अगर उस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो है और मैंने मान लिया इसका अल्फा अगर ये इस तरीके से रोल कर रहा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये इस तरफ कुछ आया होगा अल्फा, तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो आना चाहिए, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ए एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ही, आर अल्फा भी इसी तरफ आएगा, यानी ए प्लस आर अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अल्फा निकल के आ रहा है माइनस ऑफ ए बाय आर। अल्फा माइनस ऑफ ए बाय आर निकालने का मतलब मैंने जो अल्फा का डायरेक्शन माना था वो डायरेक्शन गलत है, इसका उल्टा अल्फा निकल के आएगा। दैट मीन्स अल्फा इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज। ये बात आप कह सकते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। हो सकता है आपने अल्फा ऐसे लेके बनाया तो ऑटोमेटिकली ए माइनस आर अल्फा बन जाएगा, अल्फा ए बाय आर के बराबर बन के आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो प्लस माइनस उसको सॉर्ट आउट कर देगा। तो आप एक बात यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा विल बी क्लॉकवाइज। अल्फा क्लॉकवाइज है। फ्रिक्शन अगर आप देखें तो फ्रिक्शन जो है ऐसे पीछे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि थ्रेड के ऊपर फोर्स आगे लगाया गया है या इस डायरेक्शन में लगाया गया है, इस डायरेक्शन में लगाया गया है, तो इसके ऊपर एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा, जिसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन को पीछे आना ही पड़ेगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ AB of mass m and length L at a rest on smooth horizontal surface, स्मूथ सरफेस दे रखा है। An impulse P is applied to the end B, इस एंड पर एक इम्पल्स P दी गई है। The time taken by the rod to turn through right angle, 90 डिग्री उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको निकालना है। देखिए जब भी ऐसी रॉड एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी हो, तो जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसी के अबाउट ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाकी इसके ऊपर और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो इसके ऊपर जो इम्पल्स लगा है
उस इम्पल्स के कारण इसके अंदर कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम भी आएगा, और क्योंकि एक ऑफसेट पर लगा है तो कुछ ना कुछ ये एंगुलर मोमेंटम भी इसके अंदर इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। एंगुलर मोमेंटम की अगर आप बात करेंगे तो जो भी आपका लीनियर इम्पल्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही मेरा एंगुलर इम्पल्स बनेगा। और एंगुलर इम्पल्स जितना भी आएगा वो आई इंटू ओमेगा इसके बराबर होगा। ये अपनी जगह पर ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो जे है मेरे पास में P के बराबर इंटू आर परपेंडिकुलर है मेरे पास में L/2, दिस इज इक्वल्स टू आई अपने पास आएगा mL²/12 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास में ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा मेरे पास में आ रहा है 6P डिवाइडेड बाय M इंटू L, ये मेरे पास में आएगा ओमेगा। मुझे इसको 90 डिग्री रोटेट कराना है, 90 डिग्री रोटेट कराना है तो थीटा जो भी आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। टाइम हमें निकालना है तो टाइम हो जाएगा थीटा बाय ओमेगा। थीटा है अपने पास में π/2 बाय ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा 6P/ml। तो πml डिवाइडेड बाय 12P, πml डिवाइडेड बाय 12P, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y इज, x और y दो पॉइंट्स दिए गए हैं। इसको अगर आप देखें तो इस सर्किट को ब्रेक डाउन करके बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 माइक्रोफैरड का ये लगा है, इसके बीच में ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और लगा है। ये 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड आपस में पैरेलल हैं अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, तो ये कोई पॉइंट हो गया ए, ये एक्स है। इसके आगे एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और लगा है और ये पॉइंट है वाई। दूसरा कैपेसिटर जो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी x होगा, और x से y के बीच में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा है, दैट इज ऑफ 2 माइक्रोफैरड। तो ये 2 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर लगा है। तो ऐसा कुछ सर्किट ये आपका बन के आएगा। इन दोनों का अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है, 4 और 2 6 और 3 आपस में सीरीज में है, तो ये 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। 2 और 2 ये आपस में पैरेलल में है, तो योर C इक्विवेलेंट विल बी 4 माइक्रोफैरड्स। 4 माइक्रोफैरड्स, ऑप्शन डी इज योर correct answer. Question 19. 4 capacitors of capacitance 10 microfarad and a battery of 200 volts are arranged as shown. How much charge will flow through AB after switch S is closed? देखिए पहले इस S को ओपन रखा गया है, S को ओपन रखा गया है तो हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आया होगा ये हम निकाल सकते हैं। ये स्विच आपको दिया गया है, हर एक कैपेसिटेंस अगर बराबर में C मान लूँ तो देखिए ये तीनों पैरेलल में है, ये तो हो गया 3C और C, ये दोनों सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट पहले तो आपके पास निकल के आ रहा है 3C/4। 3C/4 के हिसाब से जो चार्ज निकल के आएगा, चार्ज हो जाएगा 3CV/4 के बराबर। 3CV/4 इज द चार्ज। यही 3CV/4 इन सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो 3CV/4 अगर 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये आएगा CV/4, इसके ऊपर आएगा CV/4, इसके ऊपर आएगा CV/4, ये प्लस में आएगा, यही वाली वैल्यूज उसके ऊपर माइनस में आएगी। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये 3CV/4 आएगा, इसके ऊपर यही वैल्यू माइनस में आएगी। ये तो सिनेरियो है तब तक जब तक हमने स्विच को बंद नहीं किया है। जैसे ही आप स्विच को बंद कर देंगे तो यहाँ का पोटेंशियल भी ज़ीरो, यहाँ का पोटेंशियल भी ज़ीरो। ऐसा होते ही ये जो भी चार्ज होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो चुका है, तो फाइनली चार्ज इसके ऊपर 0 निकल के आएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 का बन जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं मानूँ V है तो यहाँ का पोटेंशियल 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V बन जाएगा तीनों के अक्रॉस। अगर तीनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V बन गया है तो इस पर CV चार्ज आएगा, इस पर भी CV चार्ज आएगा, इस पर भी CV चार्ज आएगा। टोटल अगर देखें तो टोटल यहाँ से 3CV चार्ज निकला होगा ऐसा होने के लिए। तो इनिशियली मेरे पास चार्ज आया था 3CV/4, फाइनली मेरे पास जो चार्ज आ रहा है दैट इज 3CV। 3CV के बराबर अगर बाद में चार्ज आया है तो नेट चार्ज जो AB से फ्लो होके निकला है, दैट विल बी 3CV माइनस 3CV/4। ये हो जाएगा 12 माइनस 3 दैट इज 9CV/4। 9CV/4 में आप वैल्यू पुट करेंगे 200 वोल्ट्स एंड 10 माइक्रोफैरड्स, तो 200 से 4.5 के आसपास ये वैल्यू निकल के आएगी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20. When 0.98 meter long metallic wire is stretched, an extension of 0.02 meter is produced.
An organ pipe 0.5 meter long and open at both ends when sounded with this stressed metallic wire produces 8 beats in its fundamental mode of both the instruments. दोनों इंस्ट्रूमेंट से वो 8 beats per second क्रिएट करता है. By decreasing the strain in the wire, स्ट्रेन को अगर डिक्रीज किया जाता है तो नंबर ऑफ बीट्स आर फाउंड टू डिक्रीज. वो नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो जाती हैं. तो स्ट्रेन कम करने से नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो रही हैं. इस बात का ध्यान रखिएगा. Find Young's modulus of the wire if the density of the metallic wire is 10 to the power 4 kg per meter cube and velocity in air is 292 meters per second. तो देखिए आपको दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं. एक आपको ओपन ऑर्गन पाइप दिया गया है, दोनों एंड्स पर ओपन है, उसकी लेंथ दी गई है 0.5 मीटर. तो देखिए यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में लेंथ जो निकल के आएगी दैट इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2, या लेमडा को मैं बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू 2L. लेंथ हमको ऑलरेडी दे दी गई है 0.5 मीटर है, तो ये 1 मीटर के बराबर निकल के आएगी वेवलेंथ. वेवलेंथ एक बार आपके पास आ गई है तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ. फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V अपॉन लेमडा. V ऑलरेडी हमको दे रखा है 292 है अपॉन लेमडा दैट इज 1, तो 292 हर्ट्ज. 292 हर्ट्ज इज योर फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी से जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं वो 8 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस होती है. तो या तो 300 हर्ट्ज इस मेटलिक वायर की है या 284 हर्ट्ज इस मेटलिक वायर के. दो ऑप्शंस हो सकते हैं. इसके लिए वो हमको उसने लैंग्वेज में बताया है कि बाय डिक्रीजिंग द स्ट्रेन इन द वायर, स्ट्रेन डिक्रीज करने से जो बीट्स होती हैं वो डिक्रीज हो जाती है. अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है सोनोमीटर वायर के लिए, सोनोमीटर वायर के लिए फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी V/2L. V/2L अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो इसको मैं और एलैबोरेट करके ऐसे लिख सकता हूँ √T/μ है. स्ट्रेन डिक्रीज करना यानी बेसिकली टेंशन डिक्रीज करना है. टेंशन डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो बीट्स जो है ये कम हो जाती है. अब दोनों ही सिनेरियो में अगर आप देखें 300 और 284, अगर मैं 284 से और कम करता तो बीट्स बढ़ जानी चाहिए थी. 300 से को अगर मैं और कम करूंगा तो बीट्स डिक्रीज हो जाएगी. यहाँ पर बीट्स बढ़ रही होगी, यहाँ पर बीट्स घट रही होगी. तो फ्रीक्वेंसी जो है ये 300 हर्ट्ज ही हो सकती थी, इसके अलावा कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. दिस 300 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1/2L √T/μ. इस T/μ को आप यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन के फॉर्मेट में अगर आप लिखने जाएंगे तो टेंशन हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ. इस सिग्मा को अगेन आप स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वाले फॉर्मूले से एलैबोरेट कर सकते हैं. इसको मैं यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. बस इसी में आप सारी की सारी वैल्यूज़ को रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में ये ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन बी. दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. थोड़ा इस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव है, बट यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो उसके बाद फटाफट से कैलकुलेशन हो जाएगी. क्वेश्चन 21. फॉर द सर्किट शोन इन द बिलो डायग्राम द करंट थ्रू द जीनर डायोड. देखिए ये जो हमारा है ये जीनर डायोड है. जीनर डायोड के ऊपर उसने एक 50 वोल्ट्स का ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू भी लिख दी है. तो देखिए यहाँ पर अगर 0 आएगा तो यहाँ पर 50 आना ही पड़ेगा. तो अगर ये 0 पे है, ये 0 पे है तो ये भी 0 पे मैंने मान लिया. इसके अक्रॉस कुछ भी हो 50 वोल्ट्स का ही वोल्टेज हो सकता है. ब्रेकडाउन से ज़्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस नहीं आ पाएगा. वोल्टेज रेगुलेटर का ये जीनर डायोड काम करेगा. तो अगर 50 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप है तो 50 वोल्ट ही इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होना चाहिए. यानी इस ब्रांच में जो वायर में जो करंट जा रहा होगा दैट विल बी 50 वोल्ट्स का ड्रॉप अपॉन 10 × 10⁻³ यानी 5 मिली एम्पियर. 5 मिली एम्पियर करंट तो इसमें जा रहा है. अच्छा यहाँ का 0 है तो यहाँ का 50 होना चाहिए. यहाँ का 50 है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 70. तो आई टोटल की अगर मैं बात करूँगा, आई टोटल मेरे पास में निकल के आएगा 120 - 70 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ सॉरी 120 - 70 नहीं 120 - 50. यहाँ का पोटेंशियल 50 है तो ये निकल के आएगा 70/5 × 10⁻³ ये हो जाएगा 14 मिली एम्पियर. 14 मिली एम्पियर यहाँ से जा रहा है, 5 एम्पियर इसमें चला गया है तो बाकी का 9 एम्पियर इसी में जाएगा. तो करंट थ्रू जीनर डायोड दैट इज 14 - 5 दैट इज 9 मिली एम्पियर्स. 9 मिली एम्पियर्स विल बी द करेक्ट आंसर. 9 इज योर करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन 22, द पीक इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the radiation coming from 8 watt bulb at a distance of 10 meter is, उसके लिए एक्सप्रेशन दे रखा है, bulb is considered to be point source, what will be the value of x। तो देखिए किसी डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होती है अगर पॉइंट सोर्स है तो मैं उसको p बाय 4 पाई इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ, पावर पर यूनिट एरिया दैट इज योर इंटेंसिटी। यही चीज़ हमने एक और फॉर्मेट में पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो वो निकल के आती है हाफ c इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। इस टाइप से आपके पास में एक एक्सप्रेशन निकल के आता है। इसी एक्सप्रेशन को आप अगर फर्दर मैनिपुलेट करें तो इस एप्सिलॉन नॉट को मैं म्यू नॉट और सी की टर्म्स में लिख सकता हूँ। म्यू नॉट और सी की टर्म्स में मैनिपुलेट करके लिखा जा सकता है, ये मेरे पास आएगा हाफ ऑफ सी ओवर म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर इंटू ई नॉट का स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पावर पता है, म्यू नॉट आपका एक्सप्रेशन में आ चुका है, सी आपका ऑलरेडी एक्सप्रेशन में है और पाई वगैरह ये सब चीज़ें एक्सप्रेशन में आ चुकी है। इसी को बस आपको फर्दर सॉल्व करना है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 2। सो योर आंसर इज 2। क्वेश्चन 23, द यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब्स अ स्लो न्यूट्रॉन एंड अंडरगोज अ फिशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोज कंप्लीट फिशन। कंप्लीट फिशन जब इसका हो जाएगा तब कितना यूरेनियम 235 कितना एनर्जी निकलेगा। तो आप एक एटम यूरेनियम 235 निकलने में कितना एनर्जी रिलीज होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधे एनर्जी जो निकालेंगे दैट विल बी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट के लिए आपको ये पूरी कैलकुलेशंस वगैरह दी गई है। सी स्क्वायर के लिए 931.5 वाला और 931 वाला आपको फैक्टर यूज़ करना है 1 AMU का। तो डेल्टा मास निकालिए, सी स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एटम के टूटने के कारण कितना एनर्जी आएगा वो आपको मिल जाएगा। 1 ग्राम के टूटने से कितना एनर्जी निकल के आएगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आपका मोल कॉन्सेप्ट जो आप केमिस्ट्री में लगाते हैं उसी तरीके से उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे 235 में, यूरेनियम 235 में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो 1 ग्राम में एवोगाड्रो डिवाइडेड बाय 235 इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ये जो भी आपकी एनर्जी निकल के आएगी उसको आप 235 से डिवाइड करके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। कैलकुलेशन लंबी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसका अगर आप आंसर देखें तो ये आंसर आपके पास निकल के आएगा 22.84 मेगावाट आवर, ऐसा आपके पास में ये आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन 24, इन एन अल्फा डिके द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स and Q value of the reaction is 50 mega electron volts. The mass number of the mother nucleus is। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी एक पार्टिकल था इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला है और एक छोटा न्यूक्लियस और निकला है। इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये हमको बता दी गई है कि ये 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है और टोटल Q वैल्यू जो थी वो 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स थी। Q वैल्यू का मतलब हो जाता है सिंपल आपका मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो ऑलरेडी उन्होंने दे दी है। इसमें से अगर इसके पास में काइनेटिक एनर्जी 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स गई है तो एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। अल्फा पार्टिकल के पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी जाएगी ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी आती है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू A-4 अपॉन A इंटू Q वैल्यू। बेसिकली आप मोमेंटम कंजर्वेशन के थ्रू दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम बराबर रहा होगा, लेकिन क्योंकि इसका मास बहुत कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आएगी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वाले फंडे से अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे या काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास में ऐसा निकल के आता है। बेसिकली K1 अपॉन K2 जो होता है उसका रेशो मास के टर्म में कुछ मास नंबर के टर्म में कुछ निकल के आता है, वो यही फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा। इसके अंदर अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर दें 48 इज इक्वल्स टू A-4 अपॉन A इंटू Q वैल्यू दैट इज 50, तो यहाँ से मास नंबर की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 100। सो अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा इसको मोमेंटम कंजर्वेशन के थ्रू डिराइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a series LCR circuit, resistance is equals to 200 ohm and the voltage and the frequency of the main supply is 220 volts and 50 hertz respectively. On taking out the capacitance from the circuit, the current lags behind the voltage by 30 degree. कैपेसिटर को हटा दिया जाए तो वोल्टेज करंट जो है 30 डिग्री पीछे हो जाता है. On taking the inductor from the circuit, the current leads the voltage by 30 degree. अगर कैपेसिटर को वैसे ही रखा जाए, इंडक्टर को हटा दिया जाए तो वोल्टेज लीड करने लग जाता है बाय 30 डिग्री. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो दोनों के दोनों बराबर हैं. अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये रेजोनेंस वाली कंडीशन कुछ हो रही है. अगर ये रेजोनेंस कंडीशन हो रही है तो उस हिसाब से पावर डिसिपेटेड इन द LCR सर्किट इज, पावर डिसिपेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. मैं अगर सिंपली V²/R भी कर दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पावर कैपेसिटर के अगेंस्ट या इंडक्टर के अगेंस्ट लॉस होनी नहीं है. सब कुछ इसी के क्रॉस निकल के आनी है. इसका पावर फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस जैसा निकल के आएगा. पावर फैक्टर 0 निकल के आएगा. cos phi विल बी 0, सॉरी cos phi विल बी 1. phi जो है वो 0 निकल के आएगा. बेसिकली आपके पास में कोई भी XL या XC ये तो बचा ही नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया है. सिर्फ आपके पास में रेजिस्टेंस का वैल्यू बचेगा. तो पोटेंशियल भी इधर की तरफ ही आएगा, करंट भी इधर की तरफ ही आएगा. तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वोल्टेज आपको दे रखा है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज 200 ओम्स. इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 0 0 22 22 11 11 20 242 विल बी द करेक्ट आंसर. 242 ओम्स, सॉरी 242 वॉट्स. ये यहाँ पर वॉट्स नहीं होना चाहिए, ओम नहीं होना चाहिए, वॉट्स होना चाहिए. क्लियर? चलिए, थैंक यू.